तो आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और उसमें क्या आया था, k इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। क्लियर? इससे हम लोगों ने क्या कहा था, आर्हेनियस इक्वेशन कहा था। इसके डिफरेंट फॉर्म मैंने आपको सिखाए थे और ग्राफ बताया था कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में आर्हेनियस इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, हमें पढ़ना है नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी। ठीक, ये आया कहाँ से, एक्चुअली ये जो डेरिवेशन है ये आया कहाँ से है, तो ये डेरिवेशन आया है आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी से। आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी कहती क्या है, जरा उसके कंसेप्ट को समझिएगा ध्यान से और एक एक पॉइंट सुनना है आपको। कि जब आप ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए इस प्रकार से आप ग्राफ शो कर रहे हैं, तो ये ऐसा एक एनर्जी बैरियर बना हुआ है। क्लियर? हमने कहा यहाँ पर आने वाले हैं रिएक्टेंट्स और यहाँ पर आने वाले हैं प्रोडक्ट्स, और रिएक्टेंट्स को इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जा कर के वो किस में कन्वर्ट हो पाएंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो पाएंगे। ठीक, यहाँ बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम स्टेबिलिटी वाला। ठीक है ना। अब रिएक्टेंट यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या करना पड़ता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट ये बोलते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो कंटिन्यूअस कोलिजन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं और इन कोलिजन या टक्करों के कारण केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अंडरगो कंटिन्यूअस कोलिजन एंड ड्यू टू दिस कोलिजन केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ठीक, दूसरी बात कहते हैं कि सिर्फ कोलिजन से कुछ नहीं होना जाना है ना, टक्कर ऐसे होने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ये आया और एक बार इस प्रकार से ये कोलाइड करता हुआ निकल गया, या सेकेंड टाइम्स आया, यहाँ से इस प्रकार से कोलाइड करता हुआ निकल गया, और एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये आकर के इस प्रकार से कोलाइड करे। तो इन तीनों में से आप खुद बोलेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहाँ पर दिख रही है, इस प्रकार के कोलिजन में दिख रही है। ठीक, इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं, फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि कोलिजन जो है, कोलिजन के कारण केमिकल रिएक्शन होती है। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि कोलिजन एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी केमिकल रिएक्शन हो पाएगी। क्लियर? थर्ड पॉइंट, प्रॉपर डायरेक्शन में कोलिजन के बाद भी रिएक्शन तब हो पाएगी जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसको क्रॉस कर पाए, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए। यदि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो भी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ ये जो कोलिजन हो रहा है एक प्रॉपर डायरेक्शन में, और ऐसा कोलिजन जिसमें इतनी एनर्जी हो जाए कि वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए, इसे उन्होंने कहा इफेक्टिव कोलिजन। क्या टर्म यूज करी इसके लिए? इफेक्टिव कोलिजन। ठीक, तो कोलिजन तो बहुत सारे हो रहे हैं, टक्कर तो बहुत सारे हो रहे हैं, बट ओनली दोज कोलिजन्स आर इफेक्टिव विच टेक्स प्लेस इन प्रॉपर डायरेक्शन एंड विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्लियर? आर्हेनियस ने कहा कि नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड
ये कहलाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को उसने किससे रिप्रेजेंट करा है? Z से। ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकेंड को उसने क्या कहा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी को Z से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? दूसरी बात, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन। क्या? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन, उसे F से रिप्रेजेंट किया। क्लियर? F क्या है यहाँ? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन। ठीक भाई, आपके पास 100 मॉलिक्यूल है लेकिन पूरे 100 इफेक्टिवली कोलिजन कर रहे हैं क्या? नहीं। हो सकता है उसमें से 5 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, 20 कर रहे हो, बाकी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस नहीं है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन किससे रिप्रेजेंट करा है? F से। और पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड जो कोलिजन हो रहे हैं, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करा है उन्होंने? Z से। ठीक, तो इसमें वो बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन अब आप कैसे शो करेंगे? तो रेट ऑफ रिएक्शन आप शो करेंगे -dx/dt इज इक्वल टू F इंटू Z। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय -dx/dt F into Z, where F is fraction of molecule undergo effective collision and Z is collision frequency। क्लियर है बात? ठीक, तो एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखा जाना चाहिए, आपके लिए काम आने वाला है। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, इफेक्टिव कोलिजन भी हो रहे हैं, एनर्जी बैरियर को क्रॉस भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए जिन दो बैरियर को उसे क्रॉस करना रहता है, उसमें फर्स्ट होता है एनर्जी बैरियर और सेकंड होता है ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक, तो ये जो पॉइंट मैं इतनी देर से आपको एक्सप्लेन कर रहा था, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनर्जी बैरियर तो समझ में आ रहा है सभी लोगों को। ठीक, तो रिएक्टेंट के पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो क्या कर सकें, वो एक इफेक्टिव कोलिजन में जा सके और इतनी एनर्जी वाला हो जाए कि इस बैरियर को क्रॉस कर सके। ये एनर्जी बैरियर होता है। ठीक, दूसरा होता है ओरिएंटेशन बैरियर। तो ओरिएंटेशन बैरियर से यहाँ मतलब क्या है कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी टक्कर होगी तो कोलिजन कैसा हो पाएगा? इफेक्टिव हो पाएगा। क्लियर है बात? ठीक, तो क्या क्या पॉइंट मैंने बता दिए कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद जो है कि रेट ऑफ रिएक्शन को -dx/dt इज इक्वल टू F/Z से रिप्रेजेंट करेंगे आप, और इन दो बैरियर को जब वो क्रॉस कर पाएगा तभी उसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस हैं, अदरवाइज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक, नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। अब क्या होता है यहाँ पे, चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, कि जो सक्सेसफुल कोलिजन हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक, उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा बोल्ट्जमैन फैक्टर। ठीक, फिर से इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बोल्ट्जमैन फैक्टर आप यूज़ करेंगे। और बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या होता है? e⁻⁻⁸ क्लियर? ठीक, तो ये जो है ये बोल्ट्जमैन फैक्टर कहलाता है e⁻⁻⁸, और इससे पता पड़ता है कि सक्सेसफुल कोलिजन कितने हो रहे हैं और उन सक्सेसफुल कोलिजन के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस कितने हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो तीन बातें हो गई हैं। F फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, Z क्या है यहाँ? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है,
ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी जो आप यूज़ किया करते हैं वो ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी एक्चुअली क्या होता है, वो होता है बोल्ट्जमैन फैक्टर। क्लियर। अब आर्हेनियस क्या कहता है, आर्हेनियस कहता है कि मान लीजिए एनर्जी बैरियर तो हमें समझ में आ गया, ठीक, कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। यदि मान लीजिए ओरिएंटेशन फैक्टर को P से रिप्रेजेंट किया जाए, ध्यान से सुनिएगा, ओरिएंटेशन फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाए, P से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि हम रेट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा K इज इक्वल टू P इंटू जेड ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ध्यान से सुनिएगा, K इज इक्वल टू P इंटू जेड ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। वॉट इज P? P इज ओरिएंटेशन फैक्टर और Z को तो हम जानते ही हैं, Z क्या है यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना, कोलिजन फ्रिक्वेंसी। तो ओरिएंटेशन फैक्टर और कोलिजन फ्रिक्वेंसी मतलब P इंटू जेड, ओरिएंटेशन फैक्टर और कोलिजन फ्रिक्वेंसी मतलब P इंटू जेड, और P इंटू जेड को रिप्रेजेंट किया गया A से, तो आपके पास इक्वेशन आई K इज इक्वल टू A ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और इसे हम कहा करते हैं आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक। K इज इक्वल टू A ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये सभी छोटे छोटे से जो फार्मूले आपको नज़र आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव के नज़रिए से, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिल्कुल घोंट लीजिएगा इन्हें, ठीक, छोड़ना नहीं है, ठीक। पहले रेट ऑफ रिएक्शन माइनस टी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एफ इंटू जेड, ठीक। दूसरी बात मैंने यहाँ पर बताई हुई है आपको, बोल्ट्जमैन फैक्टर E इज इक्वल टू ई, बोल्ट्जमैन फैक्टर इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और तीसरा बताया ओरिएंटेशन फैक्टर P, और Z इज व्हाट, फ्रिक्वेंसी ऑफ कोलिजन। तो P इंटू जेड करोगे तो A से शो करेंगे उससे, और A क्या कहलाता है, फ्रिक्वेंसी फैक्टर कहलाता है। क्लियर, ठीक। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा यहाँ पर, इसे कहा जाता है आर्हेनियस कोलिजन थ्योरी, और ये आपका खत्म हुआ पार्ट 3। क्लियर है, चलिए।